नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपका जो है द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है वो इसी दिसंबर के एंड में उसके लिए जो तिथियां हैं वो जारी की जा चुकी है आरपीएससी के द्वारा। तो आप जितनी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो पहला पेपर आपका जो जीके का है वो एकदम कॉमन है। तो ऐसे में अपनी तैयारी को एक दिशा देने, उसे परखने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमज़ोर रह गए हैं इस पर ध्यान देने के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट अवश्य लगाना चाहिए। तो ऐसे में कलाम एकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट आयोजित किए गए थे उनमें जो माइनर टेस्ट 1 है उसका सॉल्यूशन हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सारे बहुत शानदार क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे और आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपने यहाँ से सही किए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है राजस्थान में कृषकों में असंतोष के प्रमुख कारण थे। ये जो है आपके किसान आंदोलन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हमारे पास इसके जो है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पैतृक भूमि से बेदखली, बेगार में बढ़ोतरी, भूमि सुधार कानून और लाटा कूटा पद्धति। तो देखिए, पैतृक भूमि से बेदखली जो है वो इसका कारण था, बिल्कुल। बेगार में बढ़ोतरी भी इसका कारण था और भूमि सुधार कानून जो थे उनके माध्यम से किसानों की समस्याओं को थोड़ा दूर किया जाता था, उनको थोड़ी सी राहत दी जाती थी। तो ये यहाँ पर गलत होगा। और लाटा कुत्ता पद्धति आपको अच्छे से पता है, इसके द्वारा किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित किए जाते थे। तो ये तीनों जो है ये कथन सही है और ये तीनों के तीनों हैं ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2 और 4। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है, निम्न में से सही सुमेलित है। बिजोलिया मित्र मंडल, साधु सीताराम दास, ये बिल्कुल सुमेलित है। विद्या प्रचारिणी किंकर सभा, विजय सिंह पथिक, ये भी जो है आपके एकदम सही सुमेलित है। और ऊपर माल पंच बोर्ड का अध्यक्ष आपको पता है, हरियाली अमावस्या के दिन मन्ना पटेल, ये भी एकदम सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, बिजोलिया जागीर में चवरी कर आरोपित करने वाला सामंत था। हमारे पास ऑप्शंस हैं, राव पृथ्वी सिंह, राव गोविंदास, राव कृष्ण सिंह और राव केसरी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राव कृष्ण सिंह। अब बताइए, राव कृष्ण सिंह ने चौवरी कर जो है कब लागू किया था किसानों पर? वो किया था दोस्तों 1903 में। 2 साल तक उन्होंने ये चौवरी कर लागू किया था। और इसमें जो है बालिका का जब विवाह होता था तो उसके जो पिता होते थे उसको कर के रूप में 5 रुपये जो थे वो ठिकाने को देने पड़ते थे। आपको अच्छे से पता है 2 साल तक फिर जो है बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत कोई भी सेनाई नहीं बजी। उसके बाद में फाइनली 1905 में जो है ये कर हटा लिया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, सबसे पहला, ये आंदोलन राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था, बिल्कुल ये बात सही है। इस आंदोलन के दौरान 1 फरवरी 1922 को पारसोली समझौता हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। मेवाड़ महाराणा व बेंगू किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और चांदखेड़ी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था, ये भी इसमें सही है। देखिए, ये जो बोल्शेविक समझौता है ये मुख्यतः जो रूस था वहाँ पर हुआ था। रूस और जो दूसरी केंद्रीय शक्तियाँ थी जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य, तो वो एक तरफा समझौता उसको माना जाता है, जिसके माध्यम से जो है रूस ने प्रथम विश्व युद्ध जो था उससे बैकफुट पर वो आ गया था, उसने छोड़ दिया था। तो ऐसे में जो है ये बोल्शेविक समझौता बेंगू के किसानों और मेवाड़ महाराणा के मध्य नहीं बल्कि बेंगू के किसानों और इसी ठिकाने बेंगू किसान जो बेंगू का जो ठिकाना था वहाँ के जागीरदार अनूप सिंह के मध्य हुआ था, जिसको बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। तो ये कथन जो है वो असत्य है। तो ऐसे में चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारे पास सवाल है वो है, बरड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अब देखिए, इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। पंडित नैनूराम, देखिए जो बरड़ किसान आंदोलन है ये हुआ था बूंदी में, आपको अच्छे से पता है। तो पंडित नैनूराम शर्मा जो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं, तो पंडित नैनूराम शर्मा जो थे इसके नेतृत्वकर्ता में शामिल थे। ठीक है, हरिभाई किंकर भी इसके नेतृत्वकर्ता में शामिल थे, रामनारायण चौधरी भी थे और भंवरलाल सुनार भी थे। तो ऐसे में चारों के चारों लोग जो है वो सही दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 व 4, सभी के सभी लोग इसके नेतृत्वकर्ता में शामिल थे। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है, नीमूचना हत्याकांड के संबंध में निम्न पर विचार कर सही विकल्प का क्या कीजिए, चुनाव कीजिए। इसका भी कूट दिया गया है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है। पहला हमारे पास जो कथन है वो है, रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग
हत्याकांड से की। एक सेकेंड, रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। आपको पता है रियासत अखबार जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, ये हमारे पास एकदम सही कथन है। गांधी जी ने भी यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही कहा, ये भी एकदम सही कथन है। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मणिलाल कोठारी समिति गठित की, ये भी एकदम सही है। और अलवर महाराजा ने गोली चलाने का आदेश देने वाले कमांडर छाजू सिंह की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। देखिए जो कमांडर छाजू सिंह था, इसी ने जो है नीमूचना हत्याकांड में गोलीबारी की थी, और इस कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मुख्यतः जो मानगढ़ हत्याकांड था उसको कहा जाता है, और इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है। और देखिए आयरनी की महाराजा ने इसी जिसने गोलियां चलाई उसी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। तो यहाँ पर भी चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो सही है। इसका आंसर होगा कूट में 1, 2, 3 व 4 सभी कथन क्या है, सत्य है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो चंडावल कांड हुआ, डाबड़ा कांड हुआ, नीमूचना हत्याकांड हुआ और कूदन कांड, इन चारों की जो है तिथियां दी गई है। देखिए चंडावल कांड जो है ये 28 मार्च 1942 को घटित हुआ, एकदम सही है। डाबड़ा कांड जो है ये घटित हुआ 13 मार्च 1947 को, ये भी सही है। कूदन कांड जो है वो भी 25 अप्रैल 1935 को हुआ घटित, ये भी सही है। लेकिन जो नीमूचना हत्याकांड है 14 मई 1923 को नहीं बल्कि 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को अलवर ठिकाने में हुआ था, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कमांडर छाजू सिंह के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। तो इसके कारण ये जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 1925 आना चाहिए था। अगला सवाल जो है हमारे पास वो इस प्रकार है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से एक जो है आपको मिलान का क्वेश्चन पूछा गया है। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार, करौली किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कुंवर मदन सिंह, उद्रासर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जीवनराम चौधरी और दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ठाकुर देसराज। तो देखिए इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ठाकुर देसराज न होकर के इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था हनुमान सिंह बुढ़ानिया, या आप इनको चौधरी हनुमान सिंह के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है शेखावाटी क्षेत्र की जागीरी भूमि में कौन सी बंटा प्रथा प्रचलित थी। देखिए ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। चारणिया, बट्टन जागीर, शेर सिहात और तनखा जागीर। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो जागीरी भूमि की जो बंटा प्रथा प्रचलित थी वो थी साहब चारणिया। ये प्रथा थी क्या मुख्य रूप से, इसमें जो जागीरी भूमि होती थी वो सामान्यतः मंदिर, मठ, ब्राह्मण और चारणों को जो थी वो दी जाती थी दान में, आप समझ सकते हो। तो वो प्रथा जो थी वो शेखावाटी में प्रचलित थी। अगला सवाल हमारे पास है उद्रासर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऑप्शन हमारे पास है चौधरी जीवनराम, चौधरी हनुमान सिंह, चौधरी कुंभाराम आर्य और सरदार हरलाल सिंह। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा चौधरी जीवनराम। आपने बीकानेर के किसान आंदोलन पढ़े होंगे, उसके जरिए आप इसका आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। अगला सवाल हमारे पास है प्रजामंडल आंदोलनों के उद्देश्य थे। पहला ऑप्शन है, ये भी एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, कूट दिया हुआ है नीचे। हमारे पास इसके कथन है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, शासकों के राजकार्यों में सहयोग प्रदान करना, जनता के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना, आमजन में जन जागृति उत्पन्न कर उनको राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसको कलाम एकेडमी के द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो होंगे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जनता के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना और आमजन में जन जागृति उत्पन्न कर उनको राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करना। इसमें केवल एक ही जो है कथन वो गलत है कि शासकों को राजकार्यों में सहयोग प्रदान करना, लेकिन नीचे जो कूट दिया गया है उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2 और 1, 3 और 4 हो, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 12वां क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन से हैं। पहला हमारे पास इसका कथन है वो है ये एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और बाबा हरिश्चंद्र के मध्य हुआ। ये एग्रीमेंट 1942 में संपन्न हुआ और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारे पास इसके ऑप्शन हैं। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट रूप से इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो
असत्य है वो है कि ये एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और बाबा हरिश्चंद्र के मध्य हुआ। नहीं, ये जो है हुआ था हीरालाल शास्त्री और जो तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट में से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि केवल एक असत्य है। अगला सवाल हमारे पास है 13 नंबर। रमा देवी, सूरज देवी, सावित्री देवी, कृष्णा देवी आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? देखिए, ऐसे सवाल जो है कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है। हो सकता है आरपीएससी में भी ऐसा सवाल पूछा जाए। तो इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो होगा मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल से इन सारी महिलाओं का संबंध है, रमा देवी, सूरज देवी, सावित्री देवी और कृष्णा देवी। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में देखने को सीधे सीधे मिल जाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, मुक्ता प्रसाद अलवर, पंडित अभिन्न हरि कोटा और कृष्णदत्त पालीवाल जोधपुर। देखिए, जो मुक्ता प्रसाद जो थे इनका संबंध जो था वो था बीकानेर प्रजामंडल से, ना कि अलवर से। इस कारण इसका ये जो है मुक्ता प्रसाद ये इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल हमारे पास है 15 नंबर। बीकानेर राज्य में नादर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, ये लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। इसके ऑप्शंस जो हैं उनमें विजय सिंह मेहता इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर राज्य में नादर शाही नामक पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मेहता ने, आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है पंडित नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, पंडित अभिन्न हरि और किशनलाल जोशी। तो देखिए, हाड़ौती जो प्रजामंडल था इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे हाजी फैज मोहम्मद। और पंडित नैनूराम जो शर्मा थे उन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की क्या करी थी दोस्तों? स्थापना करी थी, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया अच्छे से। राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों का स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है। हमारे पास 4 प्रजामंडल यहाँ पर दिए गए हैं, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़। तो देखिए, इनमें जो कुशलगढ़ था वो हुआ था 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल था ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई थी 1944 में, भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटरिया के द्वारा। और झालावाड़ जो प्रजामंडल था ये लास्ट में बना था, 1946 में ये बना था, ठीक है। और इसकी स्थापना करी थी कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम ने। तो इसके अनुसार इसका जो एकदम सही कूट होगा इनका वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सबसे पहले कुशलगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर झालावाड़। ये इनका सही क्रम होगा काल के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा वो होगा, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संदर्भ में निम्न पर विचार कर असत्य कथन को पहचानिए। देखिए, यहाँ पर दिए गए कथन है। सबसे पहला कथन है, इसका प्रथम अध्यक्ष विनोद चंद कोठारी को बनाया गया। 1948 में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। धर्मचंद सुराणा का संबंध इसी प्रजामंडल से है। इस प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं में धुलाजी, मोतीलाल जाड़िया और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है वो शामिल हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए वैसे ये जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो हैं संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन ये जो धर्मचंद सुराणा है ना, इनका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से न होकर के सिरोही प्रजामंडल से था। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर होगा ये कथन जो है वो असत्य, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सही सुमेलित नहीं है। फिर से एक मिलान वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं प्रजामंडल और उनके संस्थापक। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसकी जांच अच्छे से कर पा रहे होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितनी आपकी तैयारी है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। देखिए, कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की गई, ठीक है। प्रतापगढ़ की अमृतलाल पायक, भरतपुर वृद्धि शंकर त्रिवेदी और डूंगरपुर की भोगीलाल पंड्या के द्वारा। तो इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है ये भरतपुर वाला, क्योंकि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो की गई थी किशनलाल जोशी के द्वारा और उसका अध्यक्ष बनाया गया था गोपीलाल यादव को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजपूताना में कब व किस राज्य में तासीमो कांड घटित हुआ? देखिए, तासीमो कांड वाला जो क्वेश्चन दिया है कलाम वालों ने, ये काफ़ी विवादित रहा है। मोस्टली आप जो इसकी डेट्स बहुत सारी किताबों में पढ़ते होंगे वो पढ़ते होंगे आप 11 अप्रैल 1947। क्या पढ़ते होंगे दोस्तों?
11 अप्रैल 1947। लेकिन इसमें जो है ये डेट जो थी वो दी ही नहीं गई थी, मेंशन ही नहीं की गई थी। इसमें डेट्स दी गई थी 12 नवंबर 1946, 12 नवंबर 1947, 12 नवंबर 1946 और 12 नवंबर 1947, है ना। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, ये दो दो जगह पर ऑप्शन दिए गए थे। और इसका जो करेक्ट आंसर इन लोगों ने माना था वो माना था 12 नवंबर 1946 धौलपुर को। और जिसके लिए इन्होंने एक सोर्स ऐड किया था जब इस पर रिट लगाई गई। कलाम एकेडमी का ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई आपत्ति है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो इन्होंने उसका सोर्स दिया था हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हुक्मचंद जैन के द्वारा जो लिखित है वो रिवाइज्ड की में इसका आंसर माना गया था करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 को, 12 नवंबर 1946 को। अगला सवाल जो है वो है हमारे पास, राजस्थान के एकीकरण में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, राजस्थान संघ की जो गठन की तारीख थी वो थी 25 मार्च 1948। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सुमेलित है। संयुक्त राजस्थान की जो गठन की तारीख थी वो थी 18 अप्रैल 1948, ये भी सही है। और राजस्थान जो वर्तमान वो विधिवत रूप से राजस्थान बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। लेकिन जो वृद्ध राजस्थान की जो इसमें डेट लिखी गई है ये दोस्तों गलत है, ये 15 मई 1949 नहीं थी। तो इस कारण से इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को नहीं था ये। ठीक है, मत्स्य वो 30 मार्च को हो गया था, जो राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं ना, उसी दिन। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। हमारे पास इसके ऑप्शन है मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, प्रभुदयाल और मंगल सिंह। तो देखिए, इनमें से जो प्रभुदयाल जो थे वो मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए जो गठित किया गया मंत्रिमंडल था उसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों शामिल थे। और आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि हमेशा आप ये चीज़ याद रखें, जितना भी आप एकीकरण पढ़े उसमें मंत्रिमंडल आप जरूर से पढ़ करके जाए। ऐसा सवाल कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है रिसेंट के एग्जाम्स में। अगला सवाल हमारे पास में है 23 नंबर। रियासती विभाग ने सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कब शामिल किया। रियासत विभाग आपको अच्छे से पता है 5 जुलाई 1947 की जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे सरदार पटेल थे। तो क्या हुआ था कि हमारे जो राजस्थान का कुछ हिस्सा था ना वो गुजरात में शामिल किया गया था, उसी के तहत सिरोही एक प्रमुख हिस्सा था इसका। तो इसको कब शामिल किया गया था, हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 1947, नवंबर 1947, जनवरी 1948, नवंबर 1948। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नवंबर 1947 को। और फिर इसको जो है सिरोही को बाद में वापस राजस्थान में मिला दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपको अच्छे से पता है, छठे चरण में, जिस दिन राजस्थान का विधिवत रूप से नाम दिया गया था। और लास्ट में 7वें चरण में आबू रोड को भी राजस्थान में शामिल कर दिया गया था अजमेर के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर। राजस्थान निर्माण के किस चरण में उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल हुआ। पहले चरण में, दूसरे चरण में, चौथे चरण में या फिर 5वें चरण में। तो उदयपुर को जो है राजस्थान में शामिल किया गया था तीसरे चरण में। आपको अच्छे से पता है, पहले चरण में मत्स्य संघ बना था, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ बना था, और तीसरे चरण में ये जो संयुक्त राजस्थान संघ बना था उसी के अंतर्गत उदयपुर को जो है राजस्थान में शामिल किया गया था। और दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा तीसरे चरण की जो तारीख थी वो क्या थी जिस समय उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था, और उसका पीएम कौन था, और जो महाराज प्रमुख था वो भी कौन था। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैं जरूर से पढ़ूंगा कौन कौन आंसर करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, सप्तम संविधान संशोधन और चौथा संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सप्तम संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है ये राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और हमारे जो है राज्यपाल, गवर्नर का पद लागू कर दिया गया था। और ये भी बताना कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 26वां। निम्न में से असत्य का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया गया एकीकरण के चरण के दौरान जो बने थे, संघ बने थे और उनके प्रधानमंत्री। तो देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत, सही है। वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जयपुर के, ठीक है। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, लेकिन राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा, दो जगह दे रखा है ना। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे, तो कौन थे ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था। अगला हमारे पास सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेर विद्रोह की शुरुआत 1814 में हुई। मेरों पर नियंत्रण के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई 1822 में। झांक गांव पुलिस हत्याकांड का संबंध जो है वो भी मेर विद्रोह से है। देखिए, आप जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं तो आप उसमें मुख्य रूप से मेणा जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं, वो एक भगत भील पढ़ते हैं, मोतीलाल तेजावत का पढ़ते हैं। ये तीन ही आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मेर विद्रोह जो था ये आप अक्सर पढ़ते नहीं हैं। तो देखिए, इसमें से कौन कौन से कथन सत्य। देखिए, सबसे पहली बात तो मेर विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1814 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, 1818 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और मेरों पर नियंत्रण के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई थी, ये कथन सत्य है। और झांक गांव का जो पुलिस हत्याकांड उसका संबंध भी मेर विद्रोह से है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है, तो इसमें दिए गए कूट का चयन करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 2 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, सुरजी भगत थे, मोतीलाल तेजावत थे, माणीलाल कोठारी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कूट में वो होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल 1 और 2 जो थे वो भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में उनका नाम शामिल था। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था? और इसी के बेस पर आपको अच्छे से पता है जयपुर में भी आगे चल करके जराइम पेशा कानून आया था। तो एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था ये कब पारित किया गया था? ये सीधा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा 1924, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एके आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों का एक संगठन बनाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल थी, लेकिन इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो था ऑप्शन नंबर 4, किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण बेगार से क्या करवाना दोस्तों? मुक्त करवाना। ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य आप मान सकते हैं एके आंदोलन का। 21 सूत्री मांग भी इसको दी थी, आपको पता है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये हुआ था। और भीलों का प्रमुख रूप से जो भगत भील आंदोलन था उसमें प्रमुख रूप से भीलों को सशक्त बनाया गया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 31 नंबर, 1857 की क्रांति के समय के शासकों व रियासतों को सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या कीजिए दोस्तों? चयन कीजिए। यहाँ पर दी गई है रियासत और यहाँ पर दिए गए हैं उसके शासक। कब के दिए गए हैं? 1857 की क्रांति के समय। देखिए, आपकी तैयारी में 2 चीज़ें आप जरूर से ऐड कीजिएगा। एक तो एकीकरण के समय जितनी भी रियासतें थी, आपको पता 19 रियासतें थी, 19 की 19 रियासतों के आपको शासक याद करने, और एक क्रांति के समय के शासक भी आपको याद करने। ये आजकल के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, धौलपुर के जो राजा हुआ करते थे, धौलपुर के राजा का क्रांति के टाइम पर नाम था भगवंत सिंह। आपको पता है इनको बंदी बना लिया था, फिर बाद में इनको पटियाला से आकर के सेना ने छुड़ाया था। ठीक है। प्रतापगढ़ के राजा प्रतापगढ़ के राजा कौन थे दोस्तों? प्रतापगढ़ के राजा हुआ करते थे दलपत सिंह। ठीक है। उदयपुर के राजा हुआ करते थे महाराणा स्वरूप सिंह, आपको पता ही अच्छे से। और बांसवाड़ा के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। जब तात्या टोपे ने 11 दिसंबर को जो है बांसवाड़ा पर आक्रमण किया था, तो ये जो है बांसवाड़ा रियासत अपनी रियासत को छोड़ करके भाग गए थे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसके अनुसार जो कूट है वो है 1 का 4, बी का 3, ऐसे करके ये रहा ऑप्शन नंबर 2, 4 3 2 1, ये इसका सही कूट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? आजकल ये कथन बहुत बारी पूछे जा रहे हैं। और एक वो कथन भी आपको याद रखना है जो कहा था सोवर्स ने कि जो तात्या टोपे को गोली मारने की इजाज़त किसने दी थी? आपको अच्छे से वो कथन भी याद रखने हैं। तो देखिए, ये कथन जो था ये था एक क्रांतिकारी हमारे मेहराब खान का, जिनका संबंध कोटा रियासत से है, एकमात्र मुस्लिम जिनको 1857 की क्रांति में फांसी पर भी चढ़ाया गया था। ठीक है। जयदयाल के साथ में इन्होंने क्रांति की थी। जयदयाल और मेहराब खान ये कोटा में क्रांति करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास पहला कथन है, चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन मारा गया था। बूंदी राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भेजी।
धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व जो था वो रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। तो देखिए इसमें से जो पहला कथन है, चेलावास युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहसन मारा गया था। क्रांतिकारियों ने उसका सिर जो था वो आवा के किले पर भी टांगा था, आपको अच्छे से पता है। जिन भी लोगों ने जो है क्रांति अच्छे से पढ़ी है, ये ऐसी घटनाएं हैं जो आपको प्रमुख रूप से याद रही जाती है कि किसका सिर जो है वो किले पर टांग दिया गया था। तो ये पहला कथन सही है। बूंदी राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भेजी थी। नहीं दोस्तों, बूंदी राज्य ने नहीं बल्कि करौली राज्य ने भेजी थी। करौली के शासक उस समय मदनपाल हुआ करते थे, जिनको फिर ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी और 13 से बढ़ाकर के 17 तोपों को उनकी सलामी भी कर दी गई थी। तो ये जो है दूसरा, ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा जो कथन है वो है धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया, ये भी सही है। तो नीचे दिए गई कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर एक सेकंड ये लोड हो जाए थोड़ा सा, केवल 1 और 3 जो है ये दोनों के दोनों इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर, एक सेकंड, 34 नंबर। निम्न में से सिक्कर में किस अंग्रेज अधिकारी की सेना से पराजित होकर तात्या टोपे ने बीकानेर महाराजा के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए इसके ऑप्शन है IT प्रीचार्ड, कर्नल होम्स, डॉक्टर सेडलर और कर्नल एडन। देखिए प्रीचार्ड जो था ये जो हमारी नसीराबाद छावनी है उसमें आता है। सेडलर और सेवेंट कोटम, कोटा में जब मेजर बर्टन के बच्चों की हत्या हुई थी उसके साथ में इनकी हत्या की गई थी। कर्नल ईडन जो था वो जयपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। ये जो कर्नल होम्स था इसको बुलाया था। और सिक्कर में जो है तात्या टोपे की सेना इससे पराजित हुई थी और सिक्कर को 1857 की क्रांति का जो समाप्ति स्थल भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? एग्जैक्ट डेट पूछी गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 अगस्त 1857, 3 जून 1857, 15 अक्टूबर 1857 और 28 मई 1857। तो देखिए कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को, 28 मई को नसीराबाद में, 3 जून को देवली देवली में नहीं, अपने क्या बोलते हैं उसमें, नीमच में, और 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अक्टूबर को, कोटा में 15 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 नंबर। अजमेर के किस चौहान शासक ने गर्जन मातंग की उपाधि धारण की थी? ये हिस्ट्री में से चला गया, चौहानों की हिस्ट्री भी इस पेपर के अंतर्गत शामिल थी। तो देखिए अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए गर्जन मातंग की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था उसका नाम है अजयराज। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को आर्य भूमि में बदल दिया था? तो देखिए मलेच्छों के दमन के लिए प्रसिद्ध चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, विशल देव के नाम से भी जिसको आप जानते हैं, विग्रहराज चतुर्थ, उसने जो है मलेच्छों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैं ये जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो है समय बच सके और आप अपने आप का आकलन भी बहुत जल्दी कर पाए। ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर नहीं रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन जरूरी है सिर्फ उतनी ही एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अगला है, हमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिए गए शासक और ये उनके द्वारा बनाई गई जो स्थापत्य है वो दी गई है। तो देखिए वराह मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज या आनाजी ने। ठीक है। अजयराज ने क्या बसाया था? अजयराज ने बनवाया था गढ़ बीटली, तारागढ़ दुर्ग, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया ने बाद में नाम दे दिया था अपनी पत्नी तारा के नाम पर। और हमारे पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था राय पिथौरागढ़। और गुवक प्रथम ने जो है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसको पूरा किसने करवाया था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट कूट के अनुसार जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। अजमेर स्थित आना सागर झील का निर्माता कौन था? तो आना सागर झील बनवाई थी अर्णोराज या आनाजी ने। किस चौहान शासक के काल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो देखिए दिल्ली में जो शिवालिक स्तंभ है वो उत्कीर्ण करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के द्वारा। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया है। ये आपको इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री दोनों में देखने को मिलता है। तो तराइन का पहला और दूसरा युद्ध 1991 और 1992 में लड़े गए थे और ये लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक सेकंड ये लोड हो जाए, थोड़ा सा हमारा सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है दोस्तों, एक सेकंड।
अगला हमारे पास जो सवाल है वो है, निम्न में से चौहान शासक सोमेश्वर के संबंध में असत्य कथन है। पहला हमारे पास कथन है, बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। बिल्कुल एकदम कहा गया है, ये याद रखना, ये उपाधि कई बार पूछी गई है सोमेश्वर की, प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर किसके पिता थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता थे। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की क्या की थी? हत्या की थी, जिसका बाद में बदला पृथ्वीराज चौहान ने लिया था। सोमेश्वर ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, ये कथन पूर्ण रूप से असत्य है, ये गलत है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करने वाला सोमेश्वर नहीं था, बल्कि ये था अल्लट या आलू रावल, जिसको बोलते हैं, मेवाड़ के जो इतिहास आता उसके अंतर्गत। और अगला है केमास या कदमदास या केम्बास जो था वो सोमेश्वर का मुख्य सहयोगी था, उसका प्रधानमंत्री भी हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह नहीं किया, वो किया था अल्लट या आलू रावल ने। अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित चौहान शासकों के काल के क्रम के अनुसार उनको क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं दुर्लभ राज, अजय राज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम और विग्रहराज तृतीय। तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा, सबसे पहले इनमें थे दुर्लभ राज तृतीय, उसके बाद में थे विग्रहराज तृतीय, है ना, और उसके बाद में हुआ करते थे पृथ्वीराज प्रथम, और फिर थे इसमें अजय राज द्वितीय। तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वासुदेव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कौन से कथन जो है वो सत्य है उनका चयन कीजिए। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी की स्थापना करी, ठीक है, एकदम सत्य कथन है। इसके काल में चौहानों की राजधानी जो थी वो हुआ करती थी अहि छत्रपुर, ये भी सत्य कथन है। शब्द क्लपद्रुम कोश में अहि छत्रपुर का क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 व 3 तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस प्रतिहार नरेश ने जालोर को सर्वप्रथम प्रतिहारों की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सिलूक, बाउक, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए, जालोर को सर्वप्रथम प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला जो शासक था गुर्जर प्रतिहारों का, उसका नाम था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 46 नंबर, वत्सराज के संबंध में विचार करते हुए सत्य कथन का क्या कीजिए दोस्तों? चयन कीजिए। वत्सराज के समय में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, ये कथन बिल्कुल सच है। वत्सराज ने महावीर मंदिर ओशिया का निर्माण करवाया था, ये कथन भी सच है। कुवलय माला में वत्सराज को अवंती भूब्रूत कहा गया है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट कूट होगा वो होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 कि केवल 1 और 2 क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से नागभट्ट द्वितीय के संबंध में असत्य कथन है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रायुद्ध को परास्त किया, एकदम सत्य है। गुचकला अभिलेख में इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है, ये भी सच है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है, नहीं दोस्तों ये एकदम गलत है। मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगला जो है वो है, इसने कन्नौज को प्रतिहारों की नवीन राजधानी बनाया था, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन नंबर 3 की ग्वालियर प्रशस्ति में इसको मल्लेच्छों का शासक कहा गया है। हम अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से किसने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करने वाला जो शासक था वो था बालादित्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया है? तो दौलतपुर के अभिलेख में मिहिर भोज को जो उपाधि दी गई है वो दी गई है प्रभास की, सूर्य के समान, वो प्रभास एक तो नहीं, सूर्य के समान प्रभास, वो उपाधि दी गई है। आगे हमारे पास में 50 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सत्य कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, एक तरफ जो है सूची 1 में दी गई है पुस्तकें और सूची 2 में जो है दिए गए हैं उनके लेखक। तो देखिए, हमारी जो पहली पुस्तक है वो है द्वाश्रीय महाकाव्य, दूसरी पुस्तक है ललित विग्रहराज, तीसरी है भुवन कोश और चौथी है कृत्य कल्पतरु। इनके लेखकों के बारे में बात करें तो ये सोमदेव, राजशेखर, मिहिर भोज और हेमचंद्र। तो देखिए, इनका जो है हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए, इनमें जो पहली किताब है द्वाश्रीय महाकाव्य, ये लिखी गई है हेमचंद्र के द्वारा। ललित विग्रहराज,
तो देखिए ये जो दो ग्रंथ है बहुत ज़्यादा फेमस है विक्रयराज तृतीय के टाइम के, एक ललित विक्रयराज है और दूसरा कौन सा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत जल्दी मैं सबके कमेंट्स जो है पढ़ने वाला हूँ। ललित विक्रयराज जो है वो लिखी गई थी सोमदेव के द्वारा। जो भुवन कोश जो बुक है वो लिखी गई थी राजशेखर के द्वारा, और बच गया कौन, कृत्यकल्पतरु, ये लिखी गई थी मिहिर भोज के द्वारा। तो इसके आधार पर जो इसका सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित शासक तथा उपाधि को सम्मिलित करते हुए सत्यकूट का चयन कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं शासक और दूसरी तरफ में दी गई है उनकी उपाधियां। तो देखिए मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण करी थी। जो वत्सराज है उन्होंने रत्न हस्तिन की उपाधि धारण करी थी। जो महिपाल प्रथम है उन्होंने रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि धारण करी थी। और जो नागभट्ट प्रथम है उन्होंने जो है नारायण की उपाधि धारण करी थी। तो इसके अनुसार इसका जो सही कूट होगा वो होगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कुवलय माला की रचना किसने की थी। ये जो कुवलय माला जो ग्रंथ है ये बहुत बारी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए जो कुवलय माला जो ग्रंथ था वो लिखा गया था उद्योतन सूरी के द्वारा। और आप ये भी बता दीजिएगा कि उद्योतन सूरी का जो संबंध था वो किस जिले से था, मैं कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है अगला 53 नंबर, कन्नौज का अंतिम प्रतिहारकालीन शासक कौन था। तो हमारे पास में ऑप्शन है यशपाल, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और हरिश्चंद्र। तो देखिए जो कन्नौज का अंतिम प्रतिहारकालीन शासक था वो था दोस्तों कौन, यशपाल, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जेत्र सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य में भूताला का युद्ध हुआ था। बिल्कुल ये बात सत्य है। भूताला का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1227 में। अगला है हमारे पास में, हमीर मदमर्दन में जेत्र सिंह को हमीर बताया गया है। देखो ये जो है ये ऑप्शन गलत है। अगला हमारे पास में, चिरवा अभिलेख में जेत्र सिंह की वीरता का वर्णन है। बिल्कुल। मदन व बालक जेत्र सिंह के क्या थे, सैन्य अधिकारी थे। तो देखिए हमीर मदमर्दन में जेत्र सिंह को नहीं किसी और को हमीर बताया गया है। आप जो है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर से पढ़ूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हमीर मदमर्दन में जेत्र सिंह को हमीर बताया गया। ये जो कथन है ये गलत है। अगला हमारे पास में है, हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को क्या दी थी, शरण दी थी, जिसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में जाकर के हमीर देव चौहान पर अटैक भी किया था और जाकर के हमारे राजस्थान का जो था पहला शाखा भी संपन्न हुआ था। तो देखिए 2 विद्रोही थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के जो वहाँ से भाग करके आए थे। चिमना या कामरू की जो प्रेम कथा आपने सुनी होगी, लव स्टोरी, वही लव स्टोरी के कारण जो थी ये लड़ाई हुई थी। तो वहाँ से भाग करके कौन कौन आए थे, एक तो आया था दोस्तों मोहम्मद शाह और एक आया था केहबरू। इन दोनों को जो है हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 और 4 इन दोनों को जो है शरण दी थी हमीर देव चौहान ने। आमिर खान और मलिक छजू का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है 56, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के किस सोनगरा चौहान के साथ में संघर्ष हुआ था, चाचिक देव, समर सिंह, कीर्तिपाल या फिर कानड़ देव। तो देखिए जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो शासक थे वो थे कानड़ देव चौहान और इनके बेटे का नाम था वीरमदेव और फिरोजा की जो आपने प्रेम कहानी सुनी होगी जिसके कारण ये सारी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है आक्रमण और यहाँ पर दिया गया है उसका समय, मतलब आप समझ लो युद्ध या जो आक्रमण किए जाते थे एक बड़े राजा के द्वारा छोटे राजा पर, उनका एक साइड टाइम दिया गया है और एक तरफ जो है युद्ध का नाम दिया गया है। तो हमारे पास में सबसे पहले भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, भूताला का युद्ध जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कब हुआ था, 1227 में। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान हुआ था 1301 में जब राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। उसके बाद में था अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान में भेजा था 1308 में। और आप कमेंट करके बताइएगा सिवाना अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का क्या नाम था। और एट द एंड अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान कब हुआ था दोस्तों, 1311 में। तो इसके अनुसार इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 1 4 2। नेक्स्ट वी हैव
जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कह सकते हो आप, या फिर उसका ससुर भी यही था। इसकी हत्या बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। तो ये कहा था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने, जब वो जीत नहीं पाए तो ये कहा था रणथंबोर दुर्ग के लिए। रणथंबोर दुर्ग के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक बात इसके क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी विद्वान थे अमीर खुसरो, उसने भी कही थी। कौन सी बात कही थी आप कमेंट करके मुझे बताना जरूर से। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका था वो कब हुआ था? तो देखिए चित्तौड़ का जो पहला साका था वो हुआ था 1303 में। और यहाँ पर जो है इन्होंने एग्जैक्ट डेट भी पूछी है। डेट मेरे हिसाब से शायद एग्जाम में आने के चांस कम है। 1303 आपको मेनली याद रखना है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट बताई गई वो बताई गई थी 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था, जिसमें रावल रतन देव थे और उनकी पत्नी जो थी वो उन्होंने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पद्मिनी जिनका नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, इस बात का अभिलेखीय साक्ष्य है? इस बात का जो है अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है धाईबी पीर दरगाह अभिलेख में। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन टाइप है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, जालोर नरेश चाचिक देव का समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? उस समय जब जालोर में चाचिक देव का राज हुआ करता था, उस समय दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था? तो दोस्तों वो था बलबन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अभी जैसा मैंने ऊपर बताया जलालुद्दीन थे जिन्होंने पहले रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। जीत नहीं पाए तो कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। बाद में इन्हीं का भतीजा कह लो या इन्हीं का दामाद कह लो, अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के जो है रणथंबोर को फतेह किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अर्जुन लाल शेठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला हमारे पास में जो कथन है वो है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को प्रशासित करने का पहला प्रयास अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये कथन एकदम सत्य है। इन्होंने जयपुर में वृद्धमान विद्यालय की स्थापना करी थी। इस विद्यालय को जो है आप एक प्रकार से क्रांतिकारियों का गढ़ भी कह सकते हो। बहुत सारे क्रांतिकारी भारत वगैरह जितने भी थे वो सब यहीं से निकले थे, यहीं से पढ़े हुए थे। अगला है, इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति आदि पुस्तकों की रचना की थी। ये कथन भी एकदम सच है, एकदम सत्य है। तो इसके अनुसार इसका जो करेक्ट कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 व 3 सभी के सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्वामी दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने वो की थी दोस्तों, कहाँ पर? उदयपुर में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से असंगत कूट का चयन कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं संगठन और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनका अध्यक्ष। तो पहला संगठन है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष चांदकरण सुराणा। मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा के जो है अध्यक्ष वो गुल्लाराम चौधरी। मारवाड़ किसान सभा के अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ यूथ लीग के अध्यक्ष जय नारायण व्यास। बाकी सभी तो इसमें सम्मिलित है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 है मारवाड़ सेवा संघ, उसके अध्यक्ष चांदकरण सुराणा नहीं थे। तो कौन थे आप कमेंट में बताना। ये जो है असंगत है। क्वेश्चन नंबर 66, राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए, राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी। ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली 1918 में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ये भी एकदम सत्य है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में क्या दी गई थी दोस्तों? स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन ही सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 व 3 सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आजकल का जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो आजकल ये जो कूट वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक तरफ एक कथन दिया जाता है, दूसरे में उसका कारण दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए जो मिलान वाले हों या फिर कथन निष्कर्ष वाले हों। तो देखिए, हमारे पास में एक तरफ दी गई है संस्था
और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके संस्थापक। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला समिति जो थी उसका संस्थापक कौन था? तो उसकी संस्थापक थी दोस्तों कौन? इंदुमती गोयनका, ऑप्शन नंबर 3। और महिला मंडल की जो स्थापना करी गई थी दोस्तों, वो करी गई थी शांता क्षत्रिय के द्वारा। महिला आश्रम बसाया गया था दोस्तों नारायणी देवी के द्वारा। और राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करी थी किसने दोस्तों? शांता त्रिवेदी ने। तो इसके अनुसार इसका हम कूट देखते हैं, 3, 1, 4 और 2। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है सिस्टम हमारा। हाँ, सो इसके अनुसार इसका जो करेक्ट कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 और 2। अगला हमारे पास में है 68वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी, सत्य है। विजय सिंह पथिक जो थे इस संस्था के उपाध्यक्ष थे, ये कथन भी एकदम सत्य है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजपूताना में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था। इस संस्था का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था, ये कथन भी जो है एकदम सत्य है। इसमें जो है करेक्ट आंसर जो माना है इसका वो माना गया 3 नंबर। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजपूताना में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना नहीं था, कुछ अन्य इसका उद्देश्य था। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से स्वामी दयानंद के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितने भी आ रहे हैं ना कूट वाले क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। राजपूताना में स्वामी दयानंद सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे दोस्तों? करौली में आए थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। स्वामी दयानंद ने जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना करी थी, ये भी सच है। परोपकारिणी सभा की स्थापना हमने ऊपर पढ़ी कहाँ पर करी थी? उदयपुर में। उदयपुर के 9 लखा महल से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था, ये जो है ये गलत है। वहाँ से नहीं किया था सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण प्रकाशित। तो इसमें सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 जो है यही सत्य है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में असत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए, केसरी सिंह जो बारट जी जो थे, केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट बहुत ही तगड़े ये दोनों क्रांतिकारी हुए हैं, इनके बारे में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आजकल स्वतंत्रता सेनानियों से भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, केसरी सिंह बारट का संबंध शाहपुरा से था, एकदम सही रूप से मिलान किया हुआ है। भंवरलाल सराफ का संबंध जोधपुर से था, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4, प्यारेलाल गुप्ता का संबंध भी चिड़ावा से था, चिड़ावा झुंझुनू से। स्वामी गोपाल दास, देखिए स्वामी गोपाल दास का संबंध जो था वो टोंक से ना होकर के कहाँ से था दोस्तों? चूरू से था। तो ये जो है ये असंगत है। ऑप्शन नंबर 3, चूरू से इनका संबंध था। 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? देखिए, एक क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया गया है ना। तो कितनी सीटें निर्धारित की गई थी दोस्तों? ये सवाल जो है इसका जवाब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब तो आप में से भी कोई ना कोई नीचे देगा ही, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 72। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद में 104 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का जो है प्रावधान किया गया। इन दोनों में से सत्य कथन कौन से हैं? पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तो इसका करेक्ट कूट होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, पॉलिटी मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इनके जो आंसर्स हैं एकदम कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए वो आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेते हुए। थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास में और बचे हुए हैं। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 73। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा में आपात उपबंध का प्रावधान था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, धारा 45 102 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वित्तीय सलाहकार एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 3 नए प्रांत सिंध, उड़ीसा एवं बलूचिस्तान प्रांत का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों के लिए प्रथम बार पृथक संविधान का प्रावधान किया गया।
तो इसमें से जो है पहला कथन भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है, जबकि दूसरा असत्य है। सो इसका जो करेक्ट कूट होगा वो होगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित सूचियों में शामिल विषयों के संबंध में सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दी गई है और एक तरफ दिए गए उनके विषय। तो देखिए संघ सूची में जो है भारत शासन अधिनियम में कितने विषय, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने विषय रखे गए थे, वो रखे गए थे दोस्तों 59, और प्रांतीय सूची में रखे गए थे 54, और समवर्ती सूची में रखे गए थे 36। तो ये जो है इनका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट मिलान होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 3। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये सीधा सीधा बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया था दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत किया गया था। किस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम के तहत स्थापित भारत परिषद का विघटन किया गया। तो भारत परिषद का विघटन किया गया था दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इस अधिनियम के भाग 2 की धारा 5 के तहत भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, सत्य कथन है। इस अधिनियम के भाग 9 तथा धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यह भी सत्य कथन है। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ये भी कथन जो है सत्य है। इस अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये कथन जो है इसमें ये असत्य। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर किसे नियुक्त किया गया। तो विधानसभा का जो प्रथम डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, वो किया गया था दोस्तों किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में कहा कि बिना सूरज का सवेरा जो क्या है एकदम अस्वीकार्य है। ये कथन किसका था दोस्तों, ये था बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची के विषयों में से ऐसे कितने विषय थे जिन पर नियंत्रण गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी परिषद का था। तो देखिए ऐसे कितने विषय थे टोटल 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। तो ऐसे दोस्तों टोटल विषय थे 22, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 22। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। राज्य परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों वो बने थे एलेक्जेंडर मूडीमैन, ऑप्शन नंबर 3। 1919 के अधिनियम से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। इस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई, ये जो कथन है ये सत्य है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका को किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, ये कथन जो है ये असत्य है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये भी सत्य है। इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल या फिर नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि असत्य है। देखिए इनके जो आंसर्स कलाम एकेडमी के द्वारा ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए थे वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। पॉलिटी के संबंध में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मैं डायरेक्ट इनके जो है आंसर्स आपको बता रहा हूँ। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद का कार्यकाल क्रमशः कितना निर्धारित किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 3 वर्ष और 5 वर्ष। 3 वर्ष तो किसका, केंद्रीय विधानसभा का, और राज्य परिषद का कितना किया गया था दोस्तों 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास में है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को आवंटित केंद्रीय विधानसभा की सीटों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये जो है वो सुमेलित होंगे। मद्रास को कितनी सीटें दी गई थी केंद्रीय विधानसभा में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, तो वो दी गई थी दोस्तों कितनी, 16। बॉम्बे को कितनी दी गई थी, 12। बंगाल को कितनी दी गई थी, 15। और मध्य प्रांत को कितनी दी गई थी, 5। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट कूट होगा वो होगा 2, 1, 4, 3। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव एवं भारत परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर अधिरोपित या फिर भारित किया गया था। सो इसका आंसर करेक्ट होगा कौन सा दोस्तों, 1919 के अधिनियम के तहत।
1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची के संरक्षित विषयों में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 भू राजस्व, ऑप्शन नंबर 2 खनिज, ऑप्शन नंबर 3 वित्त और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम शिक्षा का कोई लेना देना नहीं था। शिक्षा पर तो अभी तक भी सरकार जो है बजट में बहुत ज़्यादा लफड़े करती है, बहुत कम जो है बजट अलाउंस किया जाता है शिक्षा के लिए अभी तक भी। तो उस समय तो जो है शिक्षा की बात आप छोड़ ही दीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाते तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका के काउंसिल ऑफ स्टेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर 2 33, ऑप्शन नंबर 3 104, ऑप्शन नंबर 4 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 33। कितने सदस्यों की संख्या थी? 33 की। 6 जनवरी 2024 को परिवर्तित नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार ने सरकारी अनुदान को 17 रुपये से बढ़ाकर के कितने रुपये कर दिया है? ये करंट का क्वेश्चन है और करंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये। तो देखिए, पहले 17 रुपये जो है वो अन्नपूर्णा रसोई में हमारी गवर्नमेंट दिया करती थी। अब वो 17 के बजाय 22 रुपये का अनुदान देगी और थोड़ी थोड़ी मात्रा जो थी दाल रोटी वगैरह की वो भी बढ़ा दी गई है। तो अब दिए जाएंगे दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कितने? 22 रुपये। निम्न में से किसे वर्ष 2024 का पद्मश्री सम्मान कला के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया गया? तो हमारे पास में है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया टंडन और जानकी लाल भांड। देखिए, माया टंडन जो है ये जयपुर की हैं, इनका संबंध किसी और चीज़ से है वो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी जो तीनों के तीनों हैं उनको कला के क्षेत्र में ही दिया गया था। 14 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए, पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग जो महोत्सव जो है वो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस हमारे जयपुर का ही है। तो ये मनाया गया था जल महल की पाल, कहाँ पर? जयपुर में। बहुत ही रंग बिरंगे पतंग यहाँ पर देखने को मिले थे। आप में से भी कोई साथी गया होगा तो उसने ज़रूर से देखे होंगे। 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई की सेना का कौन सा युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ? तो देखिए, जो भारत और यूएई जो थे इसकी सेना के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन। क्योंकि आपको पता है यूएई में भी रेगिस्तान है, हमारे यहाँ पर भी राजस्थान में रेगिस्तान है, तो इसका नाम रखा गया था दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन। साइक्लोन जो आता है सब कुछ तबाह करके चला जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ग में राज्य के किस छात्र को सम्मानित किया गया? तो देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ग में जो है सम्मानित किया गया था दोस्तों किसको? आर्यन सिंह को। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप करंट में इसको जरूर से पढ़िएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इस योजना के तहत 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाएगी। एकदम सत्य है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाने का क्या रखा दोस्तों? लक्ष्य रखा है। तो ये भी एकदम सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 व 2, दोनों के दोनों कथन ही क्या है दोस्तों? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 97। हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है? ये करंटली जो है ये जगह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, चर्चा का विषय है। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार भी यहाँ पर आकर के गए थे, कई मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस गांव को भी एकदम प्राकृतिक रूप में रखा गया है। माला सेरी डूंगरी जो है भीलवाड़ा में, उस जगह को जो है प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। भारत व जापान के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया दोस्तों बीकानेर में। तो देखिए, बीकानेर में एक भारत और यूएई के मध्य हुआ डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। एक भारत और जापान के मध्य जो धर्म गार्जियन मतलब धर्म के रक्षक के रूप में जो सेना का युद्धाभ्यास है उसका 5वां संस्करण हुआ, ये भी याद रखना। और कहाँ पर हुआ? बीकानेर में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में जो है राजस्थान के महाधिवक्ता वो कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अगर आप करंट पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं या मूमल पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें जो पहला पेज होता है वहाँ पर राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी दिए हुए होते हैं
उनको जरूर पढ़ करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली वहाँ से सही होगा करंट का 100%। फरवरी 2024 में आयोजित जयपुर साहित्य उत्सव JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान किसे 9वां महाकवि कन्हैयालाल शेटिया कविता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों कन्हैयालाल शेटिया कविता पुरस्कार इस बार दिया गया किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ जो है आपका ये माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर इसके ऊपर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है तो इनके द्वारा जो 4-5 फुल टेस्ट जो है कंडक्ट किए गए थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम लेकर के आएंगे। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रश्न में मानवीय भूल होना ये परिस्थितियों के अनुसार हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें मैंने सही बताई हो, कहीं पर कोई हल्की फुल्की भूल हो गई हो आप कमेंट सेक्शन में उसे सही कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे फुल लेंथ आपके टेस्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।